हाँ स्टूडेंट, शुरू करते हैं नया टॉपिक अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके पहले के काफी लेक्चर्स हो चुके हैं। ये वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और कोर कॉन्सेप्ट कैरी करता है, तो थोड़ा फोकस पे करिए। तो जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पे एक स्टडी टिप लिखी हुई है, ये लाइन बाय लाइन रीडिंग सीरीज है। Question tip क्या है कि you are not required to know the names of the individual series of spectral lines. However, you are required to know which transition corresponds to which region of the EMS. E.g. the transition n बराबर 4 to n बराबर 1 will be seen in the ultraviolet region etc. देखो, मैंने अभी बताया कि हमारे पास जहाँ स्पेक्ट्रम की बात आती है तो स्पेक्ट्रल लाइंस कौन कौन से रीजन में लाई करती हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस हमारी कौन कौन से रीजन में लाई करेंगी, इसके बेसिस पे हमारे पांच छह रीजन आते हैं। जैसे पहला जो रीजन है वो है लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज कहलाता है। और जो दूसरा रीजन हमारे पास है वो बाल्मर सीरीज कहलाता है। जो बाल्मर सीरीज, जो लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे आती है पाशियन सीरीज। फोर्थ नंबर पे आती है ब्रैकेट सीरीज। फिफ्थ नंबर पे आती है पीफल्ड सीरीज। और लास्ट पे आती है हंसी सीरीज। तो ये हमारे पास पांच सीरीज आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप इनका नाम याद कर लें, इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से सीरीज किस रीजन में लाई करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास जो हमारी लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज तब कही जाएगी जब कोई स्पेक्ट्रल लाइन n बराबर 1 में आके इंड हो जाए। बाल्मर सीरीज तब कहेंगे जब कोई स्पेक्ट्रल लाइन n बराबर 2 में आके इंड हो जाए। और पार्शियल सीरीज बच्चों तब कहेंगे जब कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन जो हमारे पास है वो n बराबर 3 में खत्म हो जाए। और स्पेक्ट्रल लाइन की स्पेक्ट्रल लाइन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, या कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेशन करता है या फिर वो डी एक्साइटेशन करता है तो कितनी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब करता है, इसका फार्मूला भी हम देख चुके हैं कि वो एनर्जी क्या होती है। और अगर उस एनर्जी से एसोसिएटेड वेवलेंथ को फाइंड करना चाहते हैं, इफ यू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर एनर्जी, तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला भी है विच इज 1 बाई लैम्डा बराबर आर जेड स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 अपॉन एन एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एच का स्क्वायर। ये बड़ा आगे सा फार्मूला हमको मिलता है। और यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि लाइमन सीरीज में जो लाइमन सीरीज है वो हमारी अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है, यूवी बोले तो अल्ट्रा वायलेट। बाल्मर जो सीरीज है हमारी n बराबर 2 में जो इंड होता है स्पेक्ट्रल लाइन, वो विजिबल या अल्ट्रा वायलेट लेकिन विजिबल होता है, ओके। और पार्शियल सीरीज आई आर, उसके अलावा जितनी भी सीरीज है, इसमें नहीं दिया कोई बात नहीं, पर इसके अलावा जितनी भी सीरीज है, वो ब्रैकेट सीरीज हो, पीफंड सीरीज हो या हम्फ्री सीरीज हो स्टूडेंट्स, वो लाई करती है फार इंफ्रारेड रीजन में। क्या बात क्लियर है मेरी सबको? एग्जैक्टली exactly. अब हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है उससे पहले यहाँ पे एक डाटा हम देख लेते हैं। ये डाटा और कुछ नहीं कहता, ये हमको बताता है कि जो हमें स्पेक्ट्रल लाइन, हमें एक्चुअली में जो हमें इमिशन स्पेक्ट्रम में जो लाइंस मिली है, वायलेट कलर की, ब्लू कलर की, ब्लू ब्लू ग्रीन कलर की, रेड कलर की, उनकी वेवलेंथ भी दी है 410, 434, 486, 656, और ट्रांजिशन दी है कि ये इस वेवलेंथ से एसोसिएटेड एनर्जी कब रिलीज हुई है, जब n बराबर 6 से n बराबर 2 में ट्रांजिशन हुआ है इलेक्ट्रॉन का, जब n बराबर 5 से n बराबर 2 में ट्रांजिशन हुआ है इलेक्ट्रॉन का, जब n बराबर 4 से n बराबर 2 में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ है, या फिर n बराबर 3 से n बराबर 2 में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हुआ है। यानी जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 6 से n बराबर 2 में ट्रांजिशन करता है, दिस इज एक्चुअली डी एक्साइटेशन, यानी वो आता है बाल्मर सीरीज में, तब हमको जो एनर्जी मिलती है, जो उसकी वेवलेंथ होती है, विच इज 410 नैनोमीटर। ये वैल्यू आपकी नैनोमीटर में दी गई है, सारी वेवलेंथ की वैल्यू आपकी नैनोमीटर में ही दी गई है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्वांटाइजेशन एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। वैसे तो इन वेवलेंथ को याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पर एक जो क्वेश्चन बहुत ऑब्वियसली बहुत एग्जाम्स में आता है और कई बार आ चुका है, वो ये है कि सोडियम के केस में हमें जो सोडियम के केस में हमें जो दो येलो लाइट, जो दो येलो कलर की लाइट मिलती है, उनकी आप जरूर याद रखें वेवलेंथ। दोनों की वेवलेंथ आप जरूर याद रखें क्योंकि उनका सिग्निफिकेंस भी है। कई बार क्वेश्चन सिग्निफिकेंस के ऊपर ही बना है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टू ब्राइट येलो लाइंस, है ना, रिसीव्ड ड्यूरिंग द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम। तो वो दोनों येलो लाइंस का सिग्निफिकेंस है और दोनों की वेवलेंथ का याद रखना जरूरी भी है। आप याद कर सकते हैं दोनों की वेवलेंथ, अगर आप चाहते हैं कि आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ना मिस्टेक हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी पहली येलो कलर की जो लाइट है उसकी वेवलेंथ 589.0 नैनोमीटर और दूसरी वेवलेंथ है 589.6 नैनोमीटर, दोनों की वेवलेंथ लिखी हुई है यहाँ पर। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटाइजेशन।
और ये कोई नई बात नहीं है क्वांटाइजेशन, हमने क्लास 10 में भी इसकी स्टडी करी है। तुम देखिए क्वांटाइजेशन एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्लास 10 में हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना शुरू किया था। मैं आपको रेफरेंस इस वजह से नहीं देता कि मुझे ये दिखाना है कि हाउ मच आई हैव, मैं ये इसलिए देता हूँ कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते तो आप एक बार जाके वहां पे बैक में जाके चेक करें और अच्छे से समझे उस बेसिक चीज को। तो यहाँ पे क्वांटाइजेशन हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि क्वांटाइजेशन कुछ नहीं होता, क्यू बराबर प्लस माइनस का एन ही होता है। इसका क्या सेंस, इस बात का क्या सिग्निफिकेंस है? इस बात का सेंस ये है कि किसी बॉडी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीपल होगा, वो भी इंटीग्रल मल्टीपल। क्या किसी बॉडी पे -1/3 का चार्ज पॉसिबल है? तो अब क्वाक एंटी क्वाक में न जाए अगर, तो किसी बॉडी पर तो यार नहीं पॉसिबल, बिल्कुल नहीं पॉसिबल। थोड़ी देर के लिए अगर हम क्वाक एंटी क्वाक को भूल जाए कि 1/-1/3 या +2/3 या -2/3, उसको भूल जाए थोड़ी देर के लिए, तो एक बात समझे, तो किसी बॉडी में चार्ज -1/3 का नहीं पॉसिबल, क्योंकि जो ई है उसका मल्टीपल जो होगा वो इंटीजर होगा, कोई इंटीजर होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। -1/3 इलेक्ट्रॉन में क्या सिग्निफिकेंस है? क्या आप इलेक्ट्रॉन के 3 टुकड़े करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक डिस्क्रीट क्वांटिटी है, आप कह सकते हैं डिस्क्रीट पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कैरी करता है, which is 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। और अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ही लिखते हैं, प्रोटॉन है तो प्लस ही लिखते हैं। और ई सिंपली क्या दिखाता है बच्चों? ई सिंपली इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, द लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन provides evidence for the existence of electrons in discrete energy levels which get closer together, they are said to converge at higher energy. At the limit of this convergence the lines merge, forming a continuous. Beyond this continuum the electrons can have any energy. It is no longer under the influence of the nucleus and is therefore outside the atom. Such an electron may be referred to as a free electron. यहाँ बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। फ्री इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में लोगों का कंफ्यूजन रहता है, वो समझते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो उस मेटल को छोड़ चुका है पर उस एटम के अंदर है, मतलब सॉरी, मेटल के अंदर है पर एटम को छोड़ चुका है, फ्री इलेक्ट्रॉन वो है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम की आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों। लेकिन वो जब एटम से छोड़ चुका है पर मेटल के अंदर है, वो मेटल की लैटिस में ही है पर एटम को छोड़ चुका है, तो दिस इज नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन। यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और इन्हीं की मूवमेंट की वजह से करंट किसी वायर में, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है एक्चुअली में। दिस इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पांसिबल। तो यही की बात है कि द लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। ये हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो मिलता है, इमिशन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का, ये क्या सिग्निफिकेंस है? क्या सिग्निफिकेंस है? इसका सिग्निफिकेंस यही है कि ये हमें कंफर्म एकदम गारंटी श्योरिटी देता है कि इलेक्ट्रॉन्स डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स में है, which get closer together they are said to converge at high energies। और खास बात ये है कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, तो ये जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे एनर्जी लेवल के बीच में डिफरेंस कम होता जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर n बराबर 1 यहाँ है तो 2 यहाँ है, थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो 3 यहाँ आपको मिल जाएगा, 4 यहाँ मिल जाएगा। और मैं बता नहीं रहा, मैं एक रिलेटिव समझा रहा हूँ। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे ये एनर्जी लेवल क्लोज होते जाते हैं, क्यों? क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस कम होता जाता है ऊपर जाने पे। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब भी एटम के अंदर है उसकी एनर्जी नेगेटिव होगी हमेशा, जब वो एटम छोड़ देगा तो उसकी एनर्जी पॉजिटिव होगी, लेकिन इनफाइनाइट तो उसकी लास्ट सेल पे एनर्जी 0 होती है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है तो उसकी एनर्जी नेगेटिव होती है। अब कोई इलेक्ट्रॉन अगर एटम को छोड़ चुका है तो उसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे, फिर वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं कहा जाएगा उसको, फिर उसको फ्री इलेक्ट्रॉन